स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजन स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने एक्टिविटी 1.5 तक का जो चैप्टर है वो कवर कर लिया था। तो इसका एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट का एक जो क्रिस्टल है वो एक गर्म पानी के बीकर में और एक ठंडे पानी के बीकर में, दोनों में रख दिया था। और फिर उसके बाद हमने इसे मिलाया नहीं था और मतलब स्टिर नहीं किया था, और फिर जो क्रिस्टल्स थे उन्हें बॉटम में सेटल होने तक के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जो सॉलिड क्रिस्टल था ग्लास में, उसके साथ क्या हुआ और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो आखिर इन सब ये दोनों जो क्रिस्टल थे इनके साथ क्या हुआ और इनका जो मिक्सिंग जो रेट है वो क्या था और क्या ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं और जिसे हम क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे ही जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, यानी कि बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो जैसे ही हम टेम्परेचर को तेज करेंगे वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी है सब्सटेंसेस की, सॉरी पार्टिकल्स की, वो भी बढ़ जाती है। और ये जो ऊपर दी गई 3 एक्टिविटीज है, हमने अभी एक्टिविटीज काफी सारी पढ़ी थी। तो जो लास्ट 3 एक्टिविटीज हमने पढ़ी, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इस वजह से ऐसा ये कर पाते हैं। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की अलग अलग टाइप के मैटर की उनके खुद के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एक बार इसे इंग्लिश में अच्छे से रीड करते हैं हम। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और आप कह सकते हैं ये डिफाइन के रूप में भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज इट हैपन? अब हमने क्या देखा कि जो जैसे ही हम हीट करते हैं एक पार्टिकल्स को, ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होता है वो भी तेज हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो डिफ्यूजन है वो भी तो फास्ट होगा। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हीट करने पे जो डिफ्यूजन होता है वो भी फास्ट होता है। अब इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक और प्रॉपर्टी हो रही है पार्टिकल्स की, वो क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखते हैं आखिर कैसे होता है। तो एक्टिविटी 1.6। अब फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी में काफी सारी एक्टिविटीज पढ़ने को मिलेंगी, तो इसमें ज्यादा बोरिंग फील मत करना, ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप इन्हें पढ़ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एक्टिविटी 1.6 है उसमें क्या गिवन है कि हमें एक गेम खेलना है फील्ड में। क्या करना है कि हमें 4 ग्रुप बना देने बच्चों के, ठीक है, और ह्यूमन चेन्स बनानी है 4 ग्रुप्स में, जैसा कि अभी सजेस्ट कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको ये गेम खेलना है। तो जो पहला ग्रुप होगा वो एक दूसरे को बैक से पकड़ेगा और लॉक करेगा आर्म्स को। किस तरह से? इदुमिशी मी जो डांसर्स हैं, अब देखिए ये जो डांसर्स आपको दिख रहे होंगे ये वाले, ये इदुमिश्मी डांसर्स हैं। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे इनके जो आर्म्स है ये आपस में लॉक हो रखे। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से एक ग्रुप को करना है। जो दूसरा ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि हाथ पकड़ के अच्छे से और फिर एक ह्यूमन चेन बनाएगा। तीसरा ग्रुप क्या करेगा कि चेन को सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स से पकड़ेगा। और जो चौथा ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का वो आसपास भागेगा और जो ग्रुप्स हैं उनकी जो चेन है उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक एक करके, और उतने छोटे टुकड़ों में जितने छोटे टुकड़ों में वो तोड़ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक। अब आखिर कौन सा ग्रुप ऐसा था जिसे बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया गया, ठीक है, और कैसे, क्यों? अगर किसी को तोड़ भी दिया है तो आखिर क्यों तोड़ा है हमने और किस तरह से तोड़ा है। अगर हम ये कंसीडर करें कि हर एक जो स्टूडेंट है वो पार्टिकल है मैटर का। अब देखिए हर एक जो स्टूडेंट, अभी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है, उसमें हमने 4 ग्रुप्स बनाए थे, हर एक ग्रुप में एक एक स्टूडेंट था। तो अगर हम हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल माने मैटर का, ठीक है, इन विच द ग्रुप पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, जिसके अंदर जो हर एक पार्टिकल है वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा टाइटली करता है, मतलब जितना ज्यादा वो फोर्स लगा सकता है उतना ज्यादा फोर्स के साथ वो पकड़ता है, ठीक है। अभी हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया उसमें हम अगर पार्टिकल्स मान के चले, ठीक है, तो अभी हम इसका आंसर भी करते हैं।
जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसने इस तरह से पकड़ा हुआ है ना। तो इस तरह से पकड़े होने पर इनको अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे भी फोर्स लगाएंगे, दूसरा जो फोर्थ ग्रुप है वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो उसे भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी ने फिंगर टिप से पकड़ा हुआ है तो उसे तो ब्रेक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। फिर अगर किसी ने हाथों से पकड़ा हुआ है तो फिर हाथों से पकड़ने पर भी है ना मतलब इतनी ज्यादा आसानी नहीं होगी, फिंगर टिप से आसानी होगी, लेकिन इस तरह से जो पकड़ा हुआ है इसे थोड़ी सी मुश्किल होगी, है ना। तो चलिए अब एक्टिविटी 1.7 करते हैं, आखिर इसमें क्या गिवन है। अभी आपको क्या करना है कि एक आयरन नेल लेनी है। आयरन नेल मतलब कि एक कील आपको मिल जाएगी आपके घर में, और एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। आपको ये 3 चीजें लेनी है। अब आपको क्या करना है कि इन चीजों को, चाहे आप इन पे हथौड़ा मारो, चाहे इन्हें काटो, चाहे इन्हें खींचो, किसी भी तरीके से इनको आपको तोड़ना है, ठीक है। In which of the about 3 substances do you think the particles are held together with greater force? अब ये जो 3 हमने पार्टिकल्स बताए, इन तीनों में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो किस में टाइटली पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, किसने सबसे ज्यादा फोर्स लगाया हुआ है। तो देखिए आयरन नेल जो है उसने सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगाया हुआ है ना। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है कंटेनर में, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पानी का जो सरफेस है उसे काटने की कोशिश करनी है अपनी उंगलियों की मदद से। क्या आप एबल थे उस कंटेनर में जो पानी रखा था उसको काटने में? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब आखिर कौन सा रीजन इसमें कार्यरत हो सकता है, आखिर क्या रीजन हो सकता है कि किस वजह से जो सरफेस है वाटर का वो एक साथ ही रहता है, आप उसे काट नहीं पाते हो। तो जो ऊपर दी गई 3 एक्टिविटीज हैं, अब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है, 1.6, 1.7 और 1.8, मतलब लास्ट 3 एक्टिविटी जो हमने पढ़ी है वो क्या सजेस्ट कर रही है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में फोर्स होता है। अब ये जो फोर्स होती है वो एक दूसरे को जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में जकड़ कर रखती है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो एक तरह के मैटर से दूसरे तरह के मैटर से अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। अब ये क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, आपको मैंने यहाँ तक का चैप्टर पढ़ा दिया है तो आप इन्हें सोल्व करके देख लीजिएगा। हम आगे पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरह से पाया जाता है पानी मैटर। अब हमें 3 अलग अलग पार्ट्स मतलब अलग अलग तरह का जो मैटर है अपने चारों तरफ उसे देखना है। अब इसकी अलग अलग स्टेट कौन सी हो सकती है, हम क्या देख सकते हैं कि जो मैटर होता है हमारे चारों तरफ वो 3 अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है। किस तरह से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है ना। ये जो स्टेट्स होती है मैटर की वो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, मतलब हर एक मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके अंदर जो विभिन्नता होती है, इसकी वजह से जो मैटर होता है वो हमें अलग अलग स्टेट में मिलता है। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail। अब चलिए हम ये जो 3 स्टेट होती है मैटर की इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। दी सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। अब एक्टिविटी 1.9 है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें कुछ आर्टिकल्स इकट्ठे करने हैं, कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, एक पेन, बुक, नीडल और एक लकड़ी की स्टिक, ठीक है। ये कुछ जो चीजें इन्हें इकट्ठी कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द अबाउ आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब आपको कोई भी पार्टिकल रखना है, मान लीजिए आपने ये रख ली बुक, और अब आपको क्या करना है पेंसिल की हेल्प से पेपर पे इसके चारों तरफ, फ्रेंड्स इसमें मैंने करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन कोई भी जो आपने जैसे बुक ली है तो इसकी साइड में ही पेंसिल आपको लगानी है एकदम, और ड्रॉ कर लेनी है बुक को, और उसी तरह से बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या ये सारे की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, या फिर एक फिक्स वॉल्यूम होती है? तो आखिर क्या होता है जब हम इसको, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अब अगर हम इन आर्टिकल्स पे किसी पे हथौड़ा मारें, किसी को खींचें या किसी को गिरा दें तो आखिर क्या होगा, ठीक है। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अब इनमें से क्या कोई एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकता है? अब डिफ्यूज अभी मैंने आपको बताया था ना, डिफ्यूजन वही है, क्या ये डिफ्यूजन कर सकते हैं आपस में? अब आपको क्या करना है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब इन्हें एक बार आप दबाकर देखिए, ठीक है, दबाने की कोशिश कीजिए, इनके ऊपर फोर्स लगेगी, क्या आप इन्हें दबा पा रहे हैं? तो ये चीजें आप करके देखिए। और ये जो ऊपर दिए गए सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो सभी के सभी वो सॉलिड्स के हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सब को, और हम क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं ये आप अच्छे से ये 3 लाइन्स समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर इनके अंदर वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है आप उसको दबाव दे रहे हैं, उसको दबा रहे हैं,
लेकिन वो नहीं दब पा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लगभग नामात्र है, मतलब मुश्किल बहुत कम होती है। ठीक है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब जब कभी किसी भी सॉलिड के ऊपर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो फिर वो अपनी जो शेप है उसको वही रख पाता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, जो सॉलिड्स होते हैं वो हो सकता है कि टूट जाएं जब आप उन पे फोर्स लगाओ, वो कंप्रेस नहीं होंगे लेकिन वो टूट सकते हैं जब आप इनके ऊपर फोर्स लगाओ, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। और वही मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी शेप चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये रिगिड होते हैं। अब आपको क्या करना है कि कुछ कंसीडर करना है। ठीक है, क्या कंसीडर करना है, चलिए देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। कि अब एक रबर बैंड की बात करें, ठीक है, क्या वो अपनी शेप चेंज कर सकता है अगर हम उसे खींचे तो। ठीक है, इसके अब ये तो शेप चेंज कर सकता है, लेकिन क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट अबाउट शुगर और सोल्ट। अब शुगर या फिर सोल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, जब हम इसे अलग अलग तरह के जार में रखते हैं, किसी लंबे जार में रख दिया आपने, किसी छोटे जार में रख दिया, तो इनकी जो शेप हो रही है वो चेंज हो रही है ना। ठीक है, जिस भी जार में इसे रखेंगे तो ये उसी की शेप ले रहे हैं। अब क्या आप इसे सॉलिड कहोगे, अब भाई ये तो चेंज कर रहा है शेप, अब क्या आप कह सकते हैं इसे ये सॉलिड है। चलिए थर्ड वाला और देखते हैं, व्हाट अबाउट अ स्पंज। अब एक स्पंज के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये भी एक सॉलिड होता है। अब भाई हम तो इसे कंप्रेस कर पाते हैं, इसे दबा पाते हैं, अब क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड है, और अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं। ठीक है, ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल द अबाव आर सॉलिड्स, अब हमने क्या आंसर कर दिया कि भाई ऊपर दिए गए सभी के सभी सॉलिड है। अब हमें एक क्वेश्चन यूं भी पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे हैं या फिर क्यों है वो सॉलिड, तो अब ये भी हमें आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए इनके आंसर्स भी देखते हैं। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स, जो रबर बैंड होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और अपनी वही शेप वापस रिगेन कर लेता है, फिर से ले लेता है जब जो फोर्स है उसके ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स उसके ऊपर आप लगाओगे तो ये टूट जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट हम देखें तो जो शेप होती है हर एक इंडिविजुअल शुगर की या फिर सोल्ट की, क्रिस्टल की, वो वही रहती है, चाहे हम उसे अपने हाथ में लें या फिर किसी प्लेट में रखें या फिर किसी जार में रखें। और एक जो स्पंज की अगर हम बात करें तो स्पंज के अंदर एक मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, जिसके अंदर जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, और जब हम उस को दबाते हैं तो जो एयर है उसके अंदर वो बाहर निकल आती है, और इस वजह से हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं, और इसी वजह से हम उसे दबा पाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ आया होगा, और बाकी सारे वीडियोस हैं मैं उनको भी छोटा छोटा बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएं। और आप जो बाकी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, इन्हें एंजल स्टडीज से चैनल पर जाकर बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, और मैं वहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आपको और भी आसानी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।